सो आज का जो स्टैंडर्ड है जो अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे दैट इज एसेट 250। एसेट 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सीए फाइनल ऑडिट के पर्सपेक्टिव से ये स्टैंडर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड दैट इज कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले एक चीज समझ लेना कि अगर हम बात करें लॉ एंड रेगुलेशंस की, तो लॉ एंड रेगुलेशंस कंप्लाई करना वो मैनेजमेंट का काम है सर, वो हमारा काम नहीं है। लॉ रेगुलेशंस कंप्लाई करना सर मैनेजमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल ओके। तो आप एक बार क्या कंफर्म कर सकते हो कि कहां से साउंड आना बंद हुआ था? चलो एक बार दोबारा से ही स्टैंडर्ड का रिकैप ले लेते हैं, ठीक है। तो पार्टिकुलरली अगर अपन ऐसे 250 की बात करें, कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस की बात करें, तो पार्टिकुलरली इट इज द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। और मैनेजमेंट को इस रिगार्ड पॉलिसीज भी बनाने होते हैं टू इंश्योर दैट लॉज एंड रेगुलेशंस पार्टिकुलरली कंप्लाई हो। तो मैनेजमेंट का काम है लॉज रेगुलेशंस कंप्लाई करना, और पार्टिकुलरली मैनेजमेंट को इसके रिगार्डिंग पॉलिसीज भी बनाना होता है। तो सर एज ए ऑडिटर हमारा क्या काम है? देखो एसे 200 क्या बोलता है? एसे 200 बोलता है कि एज ए ऑडिटर अल्टीमेटली आवर ऑब्जेक्टिव इज टू रिपोर्ट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू. We have to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatements due to frauds or errors. That is our objective is. Now to ensure that our objective is getting fulfilled, we also have to obtain understanding of the legal and regulatory framework. To ensure that our objective is getting fulfilled, we also have to obtain understanding of the legal and regulatory framework. बिकॉज अगर लॉ रेगुलेशन कंप्लाई नहीं होगा, अगर लॉ रेगुलेशन कंप्लाई नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो भी डिफीट होगा, because that will have the affect the financial statements as well. Correct. So that is why asset 250 एक इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट करता है अपॉन द ऑडिटर। सबसे पहले जब भी asset 250 का क्वेश्चन आएगा ना, तो ये जनरल ज्ञान झाड़ देना। जब भी asset 250 का क्वेश्चन आएगा, ये जनरल ज्ञान झाड़ देना that auditor is responsible for obtaining reasonable assurance that financial statements taken as a whole are free from material misstatements, whether caused by frauds and errors. And in conducting audit of financial statements, auditors should take into account the applicable legal and regulatory framework. ठीक है जी। और लॉज रेगुलेशंस कंप्लाई करना किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। और इसके रिगार्डिंग लॉज रेगुलेशंस के रिगार्डिंग मैनेजमेंट को पॉलिसीज भी बनानी होती है। तो पॉलिसीज बनाना भी मैनेजमेंट का काम है। दैट विल असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ नॉन कंप्लायंस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली इन द न्यू सिलेबस। That what are the types of policies and procedures that management may implement to assist in the prevention and detection of non-compliances with laws and regulation. तो सबसे पहली चीज यार लॉजिकली सोच के देखो यार, रिलायंस के टॉप मैनेजमेंट कौन है? अंबानी साहब है। तो द पॉइंट इज दैट कि रिलायंस के टॉप मैनेजमेंट में अंबानी साहब है। तो अब उनको क्या करना पड़ेगा? सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स को मॉनिटर करना पड़ेगा, एक एप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करना रहेगा, एक एप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करना रहेगा टू एंश्योर लॉ रेगुलेशन कंप्लाई हो, एक बढ़िया सा कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा, और कोड ऑफ कंडक्ट बनाकर सारे एम्प्लॉयज को उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग भी दिलवानी होगी। तो यार फॉर एग्जांपल मान लो रिलायंस ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉलिसी बनाया है कि कोई भी एम्प्लॉय किसी से भी कोई कैश में पैसा रिसीव नहीं करेगा। तो ऐसा रिलायंस ने पॉलिसी बनाया। तो भाई रिलायंस ने पॉलिसी बनाया तो इसके रिगार्डिंग उनको एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना भी पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग भी देनी होगी, एम्प्लॉयज को समझाना भी पड़ेगा कि देखो यार अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी को कैश में लेना अलाउड नहीं है, किसी को पर्सनल अकाउंट में पैसा लेना अलाउड नहीं है, अगर आप लेते हो तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो वैसा कोड ऑफ कंडक्ट बनाना भी पड़ेगा, सारे एम्प्लॉयज को बताना भी पड़ेगा। अब क्या अंबानी साहब लॉ के एक्सपर्ट है? नहीं है, तो उनको कंपनी सेक्रेटरी की हेल्प चाहिए होगी।
तो वो लीगल एडवाइजर्स एंगेज भी करेंगे। वो क्या करेंगे सर? लीगल एडवाइजर्स एंगेज भी करेंगे। तो यही सारा मैनेजमेंट का काम है और यही सारे टाइप्स ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं। मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स and ensuring that operating procedures are designed to meet these requirements, instituting and appropriate system of internal control system, developing, publicizing and following a code of conduct, ensuring that employees are properly trained and understanding the code of conduct, monitoring compliance of the code of conduct, engaging legal advisors to assist in monitoring legal requirements, and finally maintaining a register of significant laws and regulation. ठीक है जी। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि हमारा काम है रीजनेबल एश्योरेंस लेना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए होल फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स होना चाहिए। उसके लिए अपने को लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अब सर जब लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें हम, तो ये जो स्टैंडर्ड एस 250 ये लॉज एंड रेगुलेशंस को ना दो हिस्सों में कैटेगराइज करता है। सबसे पहले वो वाले लॉज एंड रेगुलेशंस जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो अमाउंट्स आते हैं, जो डिस्क्लोजर्स आते हैं, उनको वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ठीक है। और दूसरे वो लॉज रेगुलेशंस जो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालता है, जो इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर डायरेक्ट टैक्स लॉस की बात करें, अगर इनडायरेक्ट टैक्स लॉस की बात करें, तो उनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोई भी लॉ जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, तो पार्टिकुलरली उनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है इन डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन मान लीजिए लेबर लॉस वगैरह हो गए, लेबर लॉस हो गया, फिर उसके बाद अगर बात चाइल्ड लेबर लॉस हो गया, राइट, उसके बाद अगर बात करें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन लॉस हो गया, तो ये जो लॉज रेगुलेशंस हैं, एनवायरमेंटल लॉज रेगुलेशन, चाइल्ड लेबर रेगुलेशंस, तो इनका ना डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होगा। इनका क्या नहीं होगा सर? डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। ये खाली इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने ना बाल मजदूर हायर किया, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। लेकिन हो सकता है उसके लिए कंपनी के ऊपर फाइन्स लग जाए, पेनल्टी लग जाए, तो कंपनी को उसका प्रोविजन बना के चलना चाहिए। हो सकता है कल को कंपनी अगर एनवायरमेंटल लॉस कंप्लाई नहीं कर रही, तो हो सकता है कल को एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंपनी के दरवाजे में ताला लगा दे, गोइंग कंसर्न में बात आ जाए। तो उनका ना इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा। समझ रहे हो? तो सबसे पहली कैटेगरी वो लॉज एंड रेगुलेशंस है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स। तो यहां तो अपने को साई ऑब्टेन करने का है, मतलब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने का है उन लॉस के रिगार्डिंग। लेकिन वो जो बाकी लॉस एंड रेगुलेशंस है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है बट इनडायरेक्टली इफेक्ट डाल सकते हैं, तो अपने को साई ऑब्टेन करने का नहीं है। अपने को साई ऑब्टेन करने का नहीं है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेने का नहीं है। अपने को बस जनरल अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि नॉन कंप्लायंस तो नहीं हो रहा, और अगर नॉन कंप्लायंस हो रहा है तो अपने प्रोविजन फॉर फाइन्स वगैरह बना के रखा है कि नहीं, दैट्स इट। ठीक है जी। अब सवाल उठता है, सर हम ये नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस को आइडेंटिफाई कैसे करें? ये जो लॉज रेगुलेशंस है जिनका मटेरियल इफेक्ट हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, हम इनके बारे में पता कैसे लगाएं? वी आर नॉट कंपनी सेक्रेटरी, सो वी आर नॉट गोइंग टू गो वेरी डीप इनटू दिस, है ना? तो पता कैसे लगाएं नॉन कंप्लायंस के बारे में? तो लॉजिकल सी चीज है, ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, किससे पूछोगे, किससे बात करोगे? हमारा ऑडिट का फर्स्ट टेक्निक क्या था? इंक्वायरी। मैनेजमेंट के पास बैठोगे, मैनेजमेंट से बातचीत करोगे और पूछोगे कि मैनेजमेंट बताओ ना, सारे लॉज रेगुलेशन कंप्लाई किया है क्या? तो क्या करोगे? मैनेजमेंट से पूछोगे, इंक्वायरी करोगे। ठीक है जी। फिर अगर मैनेजमेंट का किसी से भी बातचीत हुआ, किसी भी रेगुलेटर के साथ कोई करस्पॉन्डेंस वगैरह चला है, फॉर एग्जांपल एक्साइज डिपार्टमेंट का कोई चिट्ठी आया था, मैनेजमेंट ने भी जवाब दिया है, तो ऐसा कुछ करस्पॉन्डेंस वगैरह हुआ है, उसको इंस्पेक्ट करोगे। उसके अलावा अपनी संतुष्टि के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए मैनेजमेंट से WR ले लोगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लोगे। पहले आपने पूछा मैनेजमेंट से लॉज रेगुलेशन का कंप्लायंस हुआ क्या? मैनेजमेंट ने बोला हाँ कंप्लायंस तो हुआ। तब बोलोगे अच्छा एक काम कर, मेरे को लिख के भी दे देना, WR भी दे देना, सारा लॉज रेगुलेशन कंप्लाई हुआ है। मेरे को अपने अंदर क्या मिल जाएगा? संतुष्टि मिल जाएगा, सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। ठीक है जी। और इसके अलावा खुद भी अलर्ट रहेंगे। इसके अलावा क्या रहेंगे? खुद भी अलर्ट रहेंगे, हमेशा अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाला जो मोड है वो ऑन रखेंगे, विल ऑलवेज बी अलर्ट। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं सर? नॉन कंप्लायंसेस के बारे में पता लगा सकते हैं। कैसे याद करोगे? आई WR अलर्ट, WR अलर्ट। आई मतलब इंस्पेक्शन इंक्वायरी, फिर क्या लेना है? WR लेना है और अलर्टनेस एक्सरसाइज करने का है। फिर इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन, ये अपने ओल्ड सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, इससे ओल्ड सिलेबस में बहुत क्वेश्चंस आते थे। इंडिकेटर्स क्या है नॉन कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन के बारे में? मतलब ऐसी कौन सी चीजें दिखेंगी कि आपको लगेगा यार लॉ रेगुलेशन कंप्लाई नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल आप रिलायंस को ऑडिट करने के लिए गए हो, आपने देखा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम आई है और वहां बातचीत करके गई है टॉप मैनेजमेंट से,
तो अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम आई और कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रहा है, तो आप लोग आपस में क्या गॉसिप करोगे, क्या बात करोगे, अरे पक्का इन्होंने कांड किया होगा, पक्का इन्होंने लॉ रेगुलेशन कंप्लाई नहीं किया होगा, करोगे ना। वो एक इंडिकेशन है ना कि शायद हो सकता है मैनेजमेंट लॉ रेगुलेशन कंप्लाई ना कर रहा हो, तो वो एक इंडिकेशन है। वो क्या सर, एक इंडिकेशन है, समझ रहे हो। आपने देखा यार ये लोग ना कैश में बहुत डीलिंग कर रहे हैं आजकल, तो कैश में बहुत डीलिंग कर रहे हैं, तब तक आपके दिमाग में क्या आएगा, पक्का जीएसटी बचाने का होगा, पक्का टैक्स बचाने का होगा। तो एक इंडिकेशन है कि यार शायद ये लॉ रेगुलेशन कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, शायद ये लॉ रेगुलेशन कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से ना आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल सकते हैं जिससे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि शायद मैनेजमेंट लॉ रेगुलेशन कंप्लाई नहीं कर रही। डू रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि आपको कुछ ऐसा पता चला कि आप कंफर्म श्योर बोल सकते हो कि लॉ रेगुलेशन कंप्लाई नहीं हो रहा, या फिर देयर इज समथिंग दैट गिव्स ए इंडिकेशन, देयर इज समथिंग दैट गिव्स ए इंडिकेशन। हम यहां इंडिकेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अब इंडिकेशंस की बात कर रहे हैं, कैसा आइडेंटिफाई करोगे इंडिकेटर्स, बहुत सारे पॉइंट है, कैसे याद करोगे। अगर ऑडिट करते करते तुमको पिंपल हो गया, अगर ऑडिट करते करते तुमको पिंपल हो गया, तो समझ लेना इट इज ए इंडिकेटर फॉर नॉन कंप्लायंस। क्या बात करते हो सर, क्यों पिंपल करवा रहे हो हमारा। तो अगर ऑडिट करते करते तुमको पिंपल हो गया, तो समझ लेना लॉ रेगुलेशन कंप्लाई नहीं हो रहा। पिंपल मतलब क्या हो गया सर, बहुत सारी पेमेंट्स हो रही हैं, बहुत सारी पेमेंट्स हो रही हैं। पेमेंट्स में क्या क्या पेमेंट्स हो सकती हैं, पी मतलब पेमेंट्स हो गया, पेमेंट्स में क्या क्या पेमेंट्स हो सकती हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ पेमेंट्स कैश में हो रहा है, तो इंडिकेटर है शायद लॉ रेगुलेशन कंप्लाई ना हो रहा हो। अनस्पेसिफाइड सर्विसेज का पेमेंट हो रहा है रिलेटेड पार्टीज वगैरह को, तो इंडिकेशन है कि शायद लॉ रेगुलेशन कंप्लाई ना हो रहा हो। अनयूजुअल लीगल फीस का पेमेंट जा रहा है, तो लीगल फीस का पेमेंट कब होगा यार, कुछ तो झमेलाबाजी चल रहा होगा, शायद लॉ रेगुलेशन कंप्लाई ना हो रहा हो। या फिर पेमेंट जा रही है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपने ओरिजिनेट किया है किसी अलग कंट्री से, पेमेंट हो रही है किसी और कंट्री में। फॉर एग्जांपल अपने गुड्स मंगाया है चाइना से, पेमेंट हो रही है जापान में, गुड्स मंगाया है चाइना से, पेमेंट हो रही है जापान में, तो ये भी सर एक इंडिकेटर है। या फिर इस पेमेंट्स में एक और पॉइंट डाल सकते हो, एक्सेस सेल्स कमीशन, एक्सेस सेल्स कमीशन, ये भी एक इंडिकेटर है कि शायद लॉ रेगुलेशन कंप्लाई ना हो रहा हो, शायद लॉ रेगुलेशन कंप्लाई ना हो रहा हो। अब इसमें से कुछ इंडिकेटर्स ना फ्रॉड के भी इंडिकेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक्सेसिव सेल्स कमीशन का पेमेंट हो रहा है, तो वो लॉ रेगुलेशन के नॉन कंप्लायंस का तो इंडिकेटर है, फ्रॉड का भी इंडिकेटर हो सकता है कि हो सकता है अपना सेल्स कमीशन ज्यादा दिखा रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा इन्फ्लेट करके ज्यादा सेल्स कमीशन का पेमेंट दिखा रहे हो, चांसेस है। फिर आई से क्या हो गया सर, इन्वेस्टिगेशंस। अगर कंपनी के खिलाफ कुछ भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है बाय द गवर्नमेंट और रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स, तो वो एक इंडिकेशन है। एम से मीडिया कमेंट, मीडिया में बातें चल रही है, मीडिया में बातें चल रही है भाई, मीडिया में न्यूज आ रही है, राइट। तो मीडिया में अगर बातें चल रही है, कोई एडवर्स मीडिया कमेंट है, वो भी एक इंडिकेशन है। पी से परचेजिंग एट प्राइसेस, पी से, अब पी से पेमेंट्स था, वापस पी से परचेजिंग हो गया कि हमने परचेज किया है गुड्स एट प्राइसेस, मार्केट प्राइस से या तो बहुत बहुत ही कम में या तो बहुत ही ज्यादा में, तो ये भी एक इंडिकेशन है बॉस, ये भी एक इंडिकेशन है बॉस नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन का। ये फ्रॉड का इंडिकेशन है क्या सर, ये फ्रॉड का भी इंडिकेशन है, बट नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन का भी इंडिकेशन है। एल से लैक्स अकाउंटिंग सिस्टम यानी वीक अकाउंटिंग सिस्टम वीक है, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन। एंड ई फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी और अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, कंपनी क्या कर रही है सर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी या अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस एंटर कर रही है, तो ये भी एक इंडिकेशन है। तो क्या क्या इंडिकेशंस हो गया बेटा, पिंपल, अगर पिंपल हो जाए तो वो एक इंडिकेशन है कि शायद लॉ रेगुलेशन कंप्लाई नहीं हो रहा है। ओके सर, अब सर आप हमें ये बता दो, हमने इंडिकेटर दिखा, ठीक है सर, हम उसके पीछे भागे भी, हमने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म भी करे, और फाइनली हमें नॉन कंप्लायंस मिल गया, तो अगर अपने को नॉन कंप्लायंस मिला तो अपने को क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करना चाहिए, या फिर अगर अपने को शक है कि कंपनी ने लॉ रेगुलेशन कंप्लाई नहीं किया है, तो अपने को क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करना चाहिए। सर मैं बताऊंगा, हम ना क्या करेंगे तो कम्युनिकेट कर देंगे मैनेजमेंट को, डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ। पॉइंट इज लॉजिकल, बट दैट इज नॉट द फर्स्ट स्टेप, दिस इज नॉट द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले आप क्या करोगे, मामले की गंभीरता को समझोगे, सबसे पहले क्या करोगे, मामले की गंभीरता को समझोगे, यानी अंडरस्टैंडिंग लोगे, 315 का प्रिंसिपल लगाओगे। तो अगर ऑडिटर के पास इंफॉर्मेशन है किसी नॉन कंप्लायंस का, तो वो सबसे पहले अंडरस्टैंड करेगा नेचर ऑफ एक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस इन विच इट हैज अकर्ड, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेगा उस एक्ट का, और सर्कमस्टेंसेस की कौन से सर्कमस्टेंसेस में वो एक्ट हुआ है, इंटेंशनल है, अनइंटेंशनल है, उसका क्या इंपैक्ट है, एंड फर्दर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा टू इवैल्यूएट कि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या इफेक्ट है। उसके बाद वो मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा, और अगर मैनेजमेंट से उसको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता तो क्या करे ऑडिटर, लॉ रेगुलेशन का मामला है, उसके एक्सपर्टाइज की चीज नहीं है, तो लीगल एडवाइस लेगा। क्या लेगा, लीगल एडवाइस लेगा। और लीगल एडवाइस लेने के बाद भी अगर उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता
तो then he will evaluate the effect on his opinion. Then he will evaluate the effect on his opinion कि उसको कौन सा opinion देना चाहिए. Might be he have to give a qualified opinion or might be he is required to give a disclaimer. समझ रहे हो? तो एकदम सिंपल सी चीज है. नॉन कंप्लायंस का पता चला तो सीधा मैनेजमेंट से डिस्कस नहीं करने का, पहले मामले की गहराई को समझने का, अंडरस्टैंडिंग लेने का एक्ट का, अंडरस्टैंडिंग लेने का सर्कमस्टांसेस का, अंडर व्हाट विच सर्कमस्टांसेस इट इज हैपेंड, फर्दर इंफॉर्मेशन लेने का, फिर मैनेजमेंट से डिस्कस करने का और फिर लीगल एडवाइस लेने का, फिर जाके इफेक्ट ऑन ओपिनियन कंसिडर करने का. फिर आती है सर हमारी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर इन द कंटेक्स्ट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन. बोला सर अगर नॉन कंप्लायंस सिग्निफिकेंट है तो इन दैट सिचुएशन आप दो चार्जेस गवर्नेंस को कम्युनिकेट कर देना एज सून एज पॉसिबल. लेकिन अगर नॉन कंप्लायंस इनकॉन्सिक्वेंटियल है तब आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है. लेकिन सर यहां पे चांसेस है कि नॉन कंप्लायंस के अंदर चांसेस है कि फ्रॉड तो हो सकता है, कोई छोटे मोटे एम्प्लॉय ने किया हो, बट नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन कौन करेंगे? जनरली टॉप मैनेजमेंट के लोग. तो हो सकता है ये लोग भी इन्वॉल्व हो. तो अगर कोई भी हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी है, टीसीडब्ल्यूजी के ऊपर कोई हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी है, कोई सुपरवाइजरी बोर्ड वगैरह है, तो उनको कम्युनिकेट कर देना. लेकिन सर ऑर्गेनाइजेशन में तो कोई हायर अथॉरिटी है ही नहीं सर टीसीडब्ल्यूजी के ऊपर. हम क्या करें? हम किसको कम्युनिकेट करें? हमें समझ नहीं आ रहा सर. तो भाई अगर कुछ समझ ना आए ऑडिट में लीगल एडवाइस ले लिया करो. तो वेयर नो हायर अथॉरिटी एग्जिस्ट और इफ द ऑडिटर बिलीव्स दैट कम्युनिकेशन मे और मे नॉट बी एक्टेड अपॉन, इज अनश्योर कि किसको रिपोर्ट करना है, लीगल एडवाइस ले लो. फाइनली अगर आपको लगता है कि नॉन कंप्लायंस मटेरियल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर रहा है और कंपनी ने उसका डिस्क्लोजर नहीं दिया है, तो 705 के हिसाब से क्वालिफाइड एडवर्स रिपोर्टिंग कर दीजिए. 705 के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड एडवर्स रिपोर्टिंग कर दीजिए. बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है ना. और अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा नॉन कंप्लायंस के बारे में तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर रिपोर्टिंग कर दीजिए. मतलब 705 के प्रिंसिपल्स आ गए. और याद रखना अगर मान लो कंपनी ने ना स्टैट ड्यूज के पेमेंट में डिफॉल्ट किया है, कंपनी ने टैक्स वगैरह के पेमेंट में डिफॉल्ट किया है, एम्प्लॉय ड्यूज के पेमेंट में डिफॉल्ट किया है, तब ऐसे 250 तो लगेगा ही लगेगा, कारो का क्लॉज 7 भी लगेगा. कारो का क्लॉज 7 भी लगेगा. ठीक है ना सर, कारो का क्लॉज 7 भी लगेगा. अब इसके अंदर ना सर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ जाता है. मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी के पास एक 100 कोज नोटिस आया है बाय द एक्साइज डिपार्टमेंट, जिसमें बोला गया है कि कंपनी ने क्या नहीं किया है, एक्साइज ड्यूज पे नहीं किया. क्या बोला गया कंपनी ने सर? एक्साइज ड्यूज पे नहीं किया. ओके सर, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? सोच के बताओ ये क्या इंडिकेट कर रहा है? सर ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद कंपनी ने एक्साइज ड्यूज का पेमेंट ना करो. वी आर नॉट श्योर, बट शायद कंपनी ने एक्साइज ड्यूज का पेमेंट ना करो. तो सर एक तो ऐसे 250 नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन, कारो का क्लॉज 7, एंड सर कंपनी को क्या करना चाहिए? इसका प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बनाना चाहिए एज पर इंड AS 37 या AS 29. तो ऑडिटर ये भी इंश्योर करेगा कि भाई ऐसा प्रोविजंस वगैरह बनाया गया है कि नहीं. तो इस तरीके से रिक्वायरमेंट्स हिट होती हैं यहां पे. समझ रहे हो? इस तरीके से रिक्वायरमेंट्स यहां पे हिट होती हैं. और फाइनली रिपोर्टिंग नॉन कंप्लायंस टू रेगुलेटरी एंड इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज. आपको मान लीजिए किसी नॉन कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन के बारे में पता चला. अब आपको यह भी कंसिडर करना है कि यार मेरे को रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताने का जरूरत है कि नहीं है. आपको क्या कंसिडर करना है सर? मेरे को रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताने की जरूरत है कि नहीं है. अब यहां पे आप फंसोगे. कहां फंसोगे? एक तरफ लग रहा है यार कि पार्टिकुलरली रेगुलेटरी अथॉरिटीज को तो बताना चाहिए, दूसरी तरफ रूल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी आ रही है जो हमने ऐसे 200 में पढ़ा था. तो यहां पे ऐसे 250 एक बात और कहता है, रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ ओवरराइड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी. क्या कहता है? रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ ओवरराइड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी. तो ये बात ध्यान रख के चलना. उसके अलावा एक दो अच्छे क्वेश्चंस और देख लेते हैं. यहां पे स्टैंडर्ड में करना इतना ही है मेनली अपने को. एक क्वेश्चन है, फेज इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड इज द लीडिंग ऑनलाइन इंश्योरेंस इंटरमीडियरी. स्टडी मैट का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये. During the year, Director General of GST Intelligence has issued a notice to the company for allegedly creating fictitious invoices
for marketing and sales service amounting to 50 crore in favor of non-life insurance companies. The premises of the company were also searched during the year by DGGI officials. Matter was also informed to IRDAI by DGGI for violation of norms and regulations. Does the above situation has any bearing on your responsibilities as state auditors of the companies? Okay, sir. तो पार्टिकुलरली सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है यार, नोटिस आया है, फिर पार्टिकुलरली इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? नॉन कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है सर? नॉन कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन इंडिकेट कर रहा है। एक एलिगेशन यहां पे ये लगा है कि कंपनी फिक्चर्स इनवॉइसेस बना रही है, मतलब जीएसटी लॉ के अंदर ये ऑफेंस है। क्या सर? जीएसटी लॉ के अंदर ऑफेंस है और इसका डायरेक्ट बियरिंग हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो ऑडिटर उसे कंसिडर करेगा। अब एक चीज बताना, ये जो सिचुएशन है पार्टिकुलरली, इसके अंदर क्या बोला गया है सर? इसके अंदर क्या बोला गया है? डायरेक्टर जनरल हैज इशूड नोटिस फॉर allegedly क्रिएटिंग इनवॉइसेस इन फेवर ऑफ नॉन इंश्योरेंस कंपनीज, राइट। तो पार्टिकुलरली यहां पे ऐसा लग रहा है कि सर नॉन कंप्लायंस मिला है। यहां पे ऐसा क्या लग रहा है कि नॉन कंप्लायंस मिला है। यहां पे ऐसा लग रहा है सर नॉन कंप्लायंस मिला है, या फिर सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है। एटलीस्ट इट इज अ सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस। और अपन ने क्या पढ़ा था टॉपिक नंबर 6 के अंदर कि अगर नॉन कंप्लायंस मिला है या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है तो मामले की गंभीरता को समझनी होगी, अंडरस्टैंडिंग लेना होगा, है ना, सर्कमस्टांसेस, अंडर विच सर्कमस्टांसेस इट अकर्ड। उसके बाद मैनेजमेंट से डिस्कस करना पड़ेगा, उसके बाद मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो लीगल एडवाइस लेंगे। तो वो सारी चीजें भी आप लिखोगे यहां पे। अगला क्वेश्चन, CA Anand is doing the audit of ABCL Limited. Maximum labor involved in the company's child labor. Oh my God, is child labor outside the scope of financial audit? क्या child labor financial audit के स्कोप के बाहर है? तो यहाँ पे हम वो टॉपिक नंबर 3 एक्सप्लेन कर देंगे कि ऑडिटर जो है वो नॉन कंप्लायंस से कंसर्न होता है। दो प्रकार के लॉज रेगुलेशन होते हैं, डायरेक्ट लॉज एंड रेगुलेशन जिनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है, बाकी अदर लॉज एंड रेगुलेशन जो डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट नहीं करते हैं, उनका जनरल अंडरस्टैंडिंग लेना होता है, कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस के ऊपर रिएक्ट करना होता है। तो अब पार्टिकुलरली अगर चाइल्ड लेबर लॉस की बात करें, ये एक इनडायरेक्ट लॉ है जिसका इनडायरेक्ट बेयरिंग हो सकता है, कंपनी के ऊपर पेनल्टीज वगैरह लग सकती है। तो ऑडिटर इंश्योर करेगा कि इस प्रकार के प्रोविजंस वगैरह कंपनी ने बनाया है कि नहीं बनाया है। और अगर मान लो कंपनी ने प्रोविजंस नहीं बनाया है, तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग है। तो फिर वहां ऐसे 705 का भी प्रिंसिपल आ जाएगा और ऑडिटर क्या करेगा? क्वालिफाइड एडवर्स रिपोर्ट इश्यू कर देगा। क्या करेगा सर? क्वालिफाइड एडवर्स रिपोर्ट इश्यू कर देगा। और ये थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया। So these are the 3 most popular category of questions that comes from this particular standard, that is essay 250. Consideration of laws and regulations in an audit of financial statements. सिंपल स्टैंडर्ड था एकदम, कमेंट करके बताना बेटा सिंपल स्टैंडर्ड था।